अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ की टीम आई और आईएमएफ की टीम चली गई। दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे कि हमें वो एमईएफपी दे गए हैं लेकिन हमारा एसएलए नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो हमें एक डॉक्यूमेंट दे गए हैं जो कि है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 7वें और 8वें रिव्यू में आपने ये कमिटमेंट किया है और ये जो 9वां रिव्यू है इसमें अगर आपकी इकॉनमी की पोजीशन ये वाली है, अगर आप अब ये वाले इकदाम करेंगे तो आपकी इकॉनमी पहले से बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद आखिर में जाके उसमें कोई लगभग कोई कुछ प्रोजेक्शंस दी हुई थी कि साल के बाद 2 साल के बाद अगर आप ये वाले इकदाम कर लेते हैं तो साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद आपकी इकॉनमी की पोजीशन क्या हो जाएगी। ये वो हमें दे गए कि ये एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को कहते हैं, एमईएफपी कहते हैं। लेकिन हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ एमईएफपी में लिखा हुआ था उसमें हमारा और उनका इख्तलाफ है कि हम जो एक्सपेक्ट उनसे कर रहे थे वो हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, लेकिन हम जितना कमिटमेंट दे रहे थे उनको वो उनसे कम थी, तो वो हमारे स्टाफ का और उनके स्टाफ का आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि एसएलए नहीं हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने का मतलब ये है कि अब हमारे वाला केस उनके बोर्ड में नहीं जाएगा और हमें पैसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए उन्होंने ये स्पेस रखी है कि आप अगर ये काम कुछ दिनों में कर लेते हैं और हम अपनी मीटिंग्स को वर्चुअल मोड पे ले जाते हैं, तो वो वर्चुअल मीटिंग आज पहला दिन था या दूसरा दिन था, वो आज स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। तो अगर ये सारा होता चला जाता है तो वो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, हमारा केस बोर्ड में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। अब इख्तलाफ था क्या कि जो नहीं हुआ वो ये हुआ कि जो 7वां और 8वां रिव्यू था उसमें ना बहुत सारी बातों के साथ जो 3 कोर बातें थी वो ये थी कि आप एक्सचेंज रेट को मार्केट रेट पे लेके आएंगे, आप इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखेंगे, रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखेंगे, और आप फाइनेंसिंग गैप को पूरा करेंगे, और तकरीबन आपको जो बफर चाहिए, जो रिजर्व्स हैं वो आपको 16 बिलियन तक आपको मेनटेन करने पूरे करने हैं। एक्सचेंज रेट को हम मार्केट पे ले गए, हमारा एक्सचेंज रेट 220-224 था, वो हमने उठा के उसको 270 रुपये पे कर दिया। ये हमारा हो गया था। इंटरेस्ट रेट हमने पॉजिटिव करने थे, रियल इंटरेस्ट रेट हमने पॉजिटिव करने थे। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त इन्फ्लेशन हमारा मिसाल के तौर पे 20% है तो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 21% होना चाहिए था। तो इसके लिए हमें एज आ मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट मुझे ये पता है कि मतलब कि जिस तरह से गैस की प्राइसेस बढ़ने लगी हैं या बिजली की प्राइसेस बढ़ने लगी हैं तो इन्फ्लेशन के ऊपर हिट आएगी। तो इन्फ्लेशन की हिट को कवर करने के लिए आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। 200 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं या 300 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। लेकिन जो बड़ी बात थी जिसके ऊपर हमारा कंसेंसस नहीं हो रहा था वो फाइनेंसिंग गैप था। तकरीबन लगभग $8 बिलियन का गैप आ रहा था, तो वो $8 बिलियन हमसे पूरे नहीं हो रहे थे। इस सारी किस्से का मतलब ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो हमें वो एसएलए होता है या एसएलए नहीं होता है, वो उसके ऊपर कितना इसको आसान करते हैं हमारे लिए और कितना मुश्किल करते हैं, ये अब सारा उन पे डिपेंड करता है। इस सारे किस्से का मतलब क्या है? इस सारे किस्से के 2 मतलब लिए जा सकते हैं। अगर बहुत ब्लंट करके लें और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है या डिफ़ॉल्ट के करीब है या करने वाला है। ये अगर बड़े ब्लंट से अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन अगर थोड़े से हल्के अल्फाज इस्तेमाल करें, ज़रा सा उस टोन में आए, एक रिदम वाले टोन में आए, तो हम ये कहते हैं कि यार इस वक्त मार्केट में 2 वर्जन चल रहे हैं। एक वर्जन ये चल रहा है कि हमें अब ये समझ लेना चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं और हमें डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करा लेनी चाहिए। और दूसरा वर्जन, जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है, उसका ख्याल ये है कि हमें स्टेटस को में ही चलना चाहिए, इसी तरह से हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हम आईएमएफ के पास जाएं, आईएमएफ से हम लोन लेने की कोशिश करें, या हम ये वेट करें कि किसी और जगह से हमें कुछ पैसे आ जाते हैं, किसी फ्रेंडली कंट्री से पैसे आ जाते हैं, तो उसके बाद हम ये चलना शुरू हो जाएंगे और दोबारा हमारी इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी। तो ये 2 अलग अलग वर्जन है, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। पहले वाले वर्जन का डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाने का अलग फ़ायदा और नुकसान है, और स्टेटस को में चलने का अलग फ़ायदा और नुकसान है। हम इनको अलग अलग करके देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें क्या करना चाहिए। जो पहला वर्जन है कि हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा लेनी चाहिए, तो उसमें हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखिए, जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसमें 3 बड़े काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि आपकी एक्सचेंज रेट एकदम से ओवर शूट करता है और आपका बड़ा ज़्यादा डेप्रिसिएशन होती है।
हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें तो तकरीबन 40 से 50% तक आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ओवरशूट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ये दूसरा बड़ा नुकसान होता है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी LCs खुलनी बंद हो जाती हैं और आपकी इकॉनमी में शॉर्टेज क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हमारी इकॉनमी इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है, इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, हम बाहर से पैसे लेके आ रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे ये नुकसान ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सा हम देख लें कि हमें पिछले, अगर हम ये देखें कि हमने पिछले 2 हफ्तों में हमने तकरीबन 20% के आगे पीछे हमने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट होने दिया है, मार्केट पे लेके आएंगे। अगर यहाँ से अगर हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं तो हमें 20% और ऐड कर लें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 310-320 पे जाके स्टेबल हो जाएगा और इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात हमारा इन्फ्लेशन है, वो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी गवर्नेंस की पोजीशन क्या है, हम कितनी उसको अच्छे तरीके से गवर्न करते हैं उसको। अगर हम उसको ऑलरेडी हम तकरीबन 30% के आगे पीछे चल रहे हैं, लोग 40% की बातें भी कर रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन 40% को टच करेगा, तो ये ऑलरेडी एक हाई इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की कहानी है, स्टोरी है। तो इसमें भी अगर हमारी गवर्नेंस वाला इशू अगर सीधा हो जाता है तो इसमें भी हमें कोई ज़्यादा बड़ी हिट नहीं होगी, यानी कि हम जो इस वक्त जिस पोजीशन में बैठे हैं 2 बड़े नुकसान तो हम फेस कर रहे हैं। हमें जो मिजरी फील होगी वो होगी हमारी तीसरी चीज़ वाली कि हमारी LC नहीं खुलेगी। LC उस वक्त तक नहीं खुलेगी जिस वक्त तक हम ऑफिशियली ये अनाउंस करेंगे कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जा रहे हैं, और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की टॉक्स कंप्लीट होने तक ये जितना भी टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमारा मेजरेबल होगा। ये मेजरेबल क्यों होगा? क्योंकि ये कितना लंबा अरसा हो सकता है, ये ऑल डिपेंड्स कि हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की टॉक कितनी लंबी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन सुबह उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और हम सुबह सुबह कह देंगे जी आज हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं या आज हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जिस तरह वो खादिम रिजवी साहब कहा करते थे चलो नहीं देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जिस दिन आप ये सोचेंगे, जिस दिन आप ये डिसीजन लेंगे अपने इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ बैठ के कि हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग करा लेनी चाहिए। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कराते हैं कि जो हमने 2 महीनों के बाद वापस करना है वो हम फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद वापस करेंगे, 5 साल के बाद वापस करेंगे, इस रेट पे लिया हुआ था इस रेट के साथ वापस करेंगे, और हमें अपनी इकॉनमी चलाने के लिए इस वक्त मज़ीद डेट इतना चाहिए। ये सारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग आप पूरा प्लान चेंज कर देते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक फ़र्म हायर करेंगे, आप एक फ़ाइनेंशियल एडवाइजरी फ़र्म हायर करेंगे। बहुत सारी फ़ाइनेंशियल एडवाइजरी फ़र्म मौजूद हैं, लिजर्ड मौजूद है, रसल चाइल्ड मौजूद है, A&M मौजूद है। आप उनके पास जाते हैं, आप अपनी सारी बातें उस फर्म के साथ करते हैं कि यार हमारी इस वक्त ये पोजीशन है, हमें इतना डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाना है, इतना हम रेट देंगे, इतनी हम फलानी चीज़ करेंगे। तो पूरी चीज़ आप उसके साथ, जैसे बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से मैं एक अपना तरफ से एक लॉयर मुकर्रर कर लूँ और वो उसको मैं कहूँ कि यार उनसे फ़लाने बंदे से जाके ये बात करो जिसका मैंने डेट देना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने सुबह उठना है और मैंने कहना है जी कि ये मैं नहीं दे रहा हूँ, वो अगला मेरे सर खाने आ जाएगा। वो कहेगा मैं तेरा मकान बेचता हूँ, मैं तेरी गाड़ी बेचता हूँ, तो जिसके हमने पैसे देने हैं वो हमसे बिल्कुल इसी तरह से डील करेगा। तो ये एक बड़ी आम सी बात है कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं। अगर किसी के पैसे नहीं दे सकते हैं तो हम उसको यही कहेंगे ना कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं, तो हम इस प्रोसेस के तहत तुम्हें पैसे वापस करेंगे। अब ये जो लीगल फर्म है, ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, ये उन लोगों के पास जाएगी। किन लोगों के पास जाएगी? उन मल्टीनेशनल कंपनीज, उन मल्टीलैटरल इदारों के पास जाएगी जिनका हमने डेट देना है। उन कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगी, उन कमर्शियल इदारों के पास जाएगी जिनका हमने डेट देना है। उन कंट्रीज़ के पास जाएगी जिनका हमने डेट देना है। वो पूरी बात हमारी उनके सामने रखेंगे, यार इन टर्म्स कंडीशंस पे वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो सारी बातें हमारी नहीं मानेंगे। वो फिर अपनी बात करेंगे कि यार ये ऐसे है तो ऐसे कर लेते हैं, तो इतना कम कर लेते हैं। तो हमें वो जो फर्म है वो फर्म हमें नेगोशिएट कराएगी, हमारा पैचअप कराएगी। ये 6 महीने लगते हैं, ये साल लगता है, ये 2 साल लगता है। इट ऑल डिपेंड्स हमारी बारगेनिंग पावर पे। हमारी तरफ से हमारा जो बंदा है, जो हमारी फर्म है, वो कितना अच्छा बारगेन करती है। अच्छा, एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रीशिएट होकर तकरीबन 300 के आगे पीछे खड़ा हो जाएगा अगर हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं। इन्फ्लेशन हमारा कितना फ़र्क पड़ेगा वो हमारे डिपेंड करता है हमारी गवर्नेंस के ऊपर कि हमारा कितना ओवरशूट करता है। जो मिजरी हमारी क्रिएट होगी वो हमारी LCC क्रिएट होगी कि हमारी LC नहीं खुलेगी और हमें वो पेनफुल प्रोसेस, हमें वो साल गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं, 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजरता है, वो पेनफुल टाइम पीरियड ये वाला है। अगर हमारा एक दफ़ा डेट रिस्ट्रक्चर हो जाता है और उसके बाद
अगर हमारे पास एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान मौजूद है तो हम शायद इस सारे क्राइसिस में से बाहर निकल के हमारी इकॉनमी अच्छी तरफ जा सकती है। सिल्वर लाइनिंग इसमें ये है, अगर डेट रिस्ट्रक्चर कराने की तरफ हम जाते हैं तो हमारे अभी जो पहले वाले जो गवर्नर थे रज़ा बाकिर साहब, वो इसी ही एक एडवाइजरी फर्म की एक विंग में, जैसे वो कहते हैं SAS सांस सॉवरेन एडवाइजरी सर्विसेज के हेड हैं। रज़ा बाकिर उस SAS का, उस सॉवरेन एडवाइजरी सर्विस का काम ही यही है कि उसने गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक्स को इंगेज करना है डेट मैनेजमेंट के ऊपर। मतलब मेरी बात आप समझ रहे हैं कि एक हमारा जो गवर्नर जिसने 2019 में IMF के साथ प्रोग्राम किया है, वो एक ऐसी एडवाइजरी फर्म का हेड है जिसका काम ही ये है कि उसने डेट रिस्ट्रक्चर कराना है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे हमारी इकॉनमी को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसे उनसे ज़्यादा बात करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो निटी ग्रिटी जानते हैं इस इकॉनमी के बारे में। दूसरी इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारा जो डेट का कंपोजिशन है, वो डेट का कंपोजिशन भी थोड़ा सा मज़े का है कि हमारा जो 70% कर्ज़ा है वो बायलैटरल की तरफ से है, उन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, 2 कंट्रीज़ का है। मतलब हमने चाइना से लिया हुआ है या हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट से लिया हुआ है, और 23% हमारा मल्टीलैटरल है, यानी कि हमने ADB से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, IMF से लिया है, और 7% हमने कमर्शियल बैंक से लिया है। ये जो हमने बायलैटरल लिया हुआ है 70%, इनको पता है कि हम तकरीबन फारिग हैं, क्योंकि हम पिछले 3 साल से चाइना से और सऊदी अरब से मुख्तलिफ हीले बहानों से हम रोल ओवर भी ले रहे हैं, हम उनसे डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं, हम उनसे चीज़ें भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इनसे अच्छा नेगोशिएट करें तो ये बहुत जल्दी रोल ओवर हो सकता है, ये बहुत जल्दी रीस्ट्रक्चर हो सकता है, ये वाला पार्ट। बाकी हमारा रह जाता है जो बाकी 30% है, उसके ऊपर भी मतलब वो अगर हम करना चाहें तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हम मतलब अगर हमारी बारगेनिंग पावर अच्छी है तो हमें इसको बहुत जल्दी अनाउंस कर देना चाहिए, जो चीज़ हम साल बाद करने वाले होंगे वो हम अभी कर दें। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये वाला भी है। तो लेकिन अब इशू ये है कि अगर हम डेट रिस्ट्रक्चर कराने की तरफ चल पड़ते हैं तो क्या डेट रिस्ट्रक्चर करके इकॉनमीज़ ठीक हुई हैं? बिल्कुल ठीक हुई हैं। आपने ईस्ट एशिया की बहुत सारी इकॉनमीज़ हैं जिन्होंने डेट रिस्ट्रक्चर करवाया है। मैक्सिकन पीसो का तो क्राइसिस, मतलब अगर आप गूगल करके देखें तो आपको लगेगा कि मैक्सिकन पीसो का क्या क्राइसिस था 94 वाला। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में रवांडा का क्राइसिस बताया था, लोग मर रहे थे, बिल्कुल मैक्सिको में बिल्कुल इससे भी बुरी हालात थे उनके। उन्होंने पता है कितना मांगा था? उन्होंने 25 उन्होंने कहा था कि हमें डेट रिस्ट्रक्चर भी करके दो और एक्स्ट्रा हमें $25 बिलियन दो। वो जो उनके जो थे एडवाइज़र, उन्होंने कहा था कि यू मीन $25 मिलियन? उसने कहा था ना, 25 मिलियन नहीं, $25 बिलियन। तो वो सुनने वालों में और कहने वालों में इतना फ़र्क था। लेकिन जिससे कि उन्होंने अपना इकोनॉमिक प्लान सामने रखा, उन्होंने एक अपनी मोटिवेशन शो कराई, तो वो और बहुत सारी मल्टीलैटरल इदारों ने मिल के 25 की बजाय उनको $50 बिलियन पूरे किए। तो आज आप मैक्सिको की पोजीशन देख लेंगे, मैक्सिको कहाँ पे खड़ा हुआ है, आपके सामने है। अच्छा, हमें तो $50 बिलियन चाहिए भी नहीं, हमें तो $25 बिलियन भी नहीं चाहिए, हमें तो $20 बिलियन भी नहीं चाहिए। हमारी इकॉनमी तो इससे बहुत कम में भी सेट हो सकती है। लेकिन इशू ये है कि हमने एक सबक सीखना है। वो सबक ये सीखना है जो बाकी सब कंट्रीज़ ने सीखा है। वो सबक एक ही है, किसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाने हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाने के सिर्फ 3 तरीके हैं, बाकी सब कहानी है। एक तरीका यह है कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, दूसरा तरीका यह है कि आपको रेमिटेंसेस बढ़ानी है, तीसरा तरीका यह है कि आपको FDI लेके आनी है। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉलिड प्लान है कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, आप रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, आप FDI को बढ़ा सकते हैं, तो आप डेट रिस्ट्रक्चर करा के, डिफ़ॉल्ट करा के कंट्री को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। पिछले 20 सालों में बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 20 सालों में आपको अच्छी मिसालें मिल जाएंगी, 25 सालों में, कि कंट्रीज़ ने कैसे किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कोई आपके पास सॉलिड प्लान नहीं है, रेमिटेंसेस के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है, FDI का कोई सॉलिड प्लान नहीं है, तो फिर आप चाहे डिफ़ॉल्ट करें, चाहे आप कुछ करें, आपकी इकॉनमी ठीक होने वाली नहीं है। ये तो हो गया एक किस्सा। दूसरा किस्सा ये है कि अगर हम स्टेटस को में जाते हैं, स्टेटस को में रहते हैं, तो क्या होता है। ये एक अलग है कि इसके स्टेटस को के बेनिफिशरी कौन है, स्टेटस को से नुकसान किसको होता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसको हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।